अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं पुलिस स्टेशन बाटापुर में, जहां पर 4 ऐसे मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए हैं जिन्होंने ना सिर्फ बर्बरियत जो है वो बर्पा की है, बल्कि डॉल्फिन पुलिस एहलकार को 9 गोलियां मारकर शहीद भी किया। क्योंकि डॉल्फिन एहलकार की अगर बात की जाए तो जिस तरह से शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले डॉल्फिन पुलिस के एहलकार लाहौर की सड़कों पे गश्त करते हैं ताकि कोई भी लुटेरा जो है वो वारदात ना कर सके, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना कर सके, तो उसी पर डॉल्फिन एहलकार को जो है वो शहीद करने वाले 4 मुल्ज़मान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुल्ज़मान को शुबात थे इस बात के कि शायद हमारी मुखबरी करके हमारे ऊपर जो पुलिस के छापे मारे जाते हैं वो शायद डॉल्फिन वाले की इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर डॉल्फिन वाला इसकी इन्फॉर्मेशन देता भी है तो वो एक पुलिस का हिस्सा है, क्योंकि क्राइम को ख़त्म करना पुलिस का काम है। ये डिफेंस सी का ये इलाका था जहां पर ये डॉल्फिन के कत्ल की वारदात हुई। उसमें जो है वो डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की मुश्तरका जो है वो मीटिंग के बाद 780 ये जुर्म लगाया गया, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जुर्म है, जिसको दहशतगर्दी की दफ़ात कहा जाता है। अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी की जब दफ़ात लग जाती है तो सब इंस्पेक्टर उसकी तफ्तीश नहीं कर सकता, बल्कि इंस्पेक्टर रैंक का जो ऑफिसर होता है वही उसकी तफ्तीश करता है। और यहाँ पर रियाज इंस्पेक्टर जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर तैनात हैं, वो इंस्पेक्टर का जो है वो ओहदा रखते हैं, क्योंकि डिफेंस सी के थाना के अंदर जो है वो सब इंस्पेक्टर जो लगा था वो 780 की तफ्तीश नहीं कर सकता। ताहाल जो तफ्तीश थी वो रियाज इंस्पेक्टर के सुपुर्द की गई, जिन्होंने जो है वो दिन रात मेहनत करके 4 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। मुल्ज़मान से भी आपकी बात करवाएंगे, इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे कि क्या सारा ये मामला था, किस तरह से डॉल्फिन एहलकार को गोलियां मारकर जो है वो शहीद किया गया। जराइम पेशा अनासर की अगर बात करें तो ये बड़े मंशियात फरोश है और इनके ऊपर मुतादिद मुकदमात भी दर्ज हैं। ताहाल जिन्होंने जो है वो अपना मकरू धंधा चमकाने के लिए जो है वो पहले तो पुलिस के साथ साजबाज की, जो मुतलका पुलिस, जिस तरह से मैं अमूमन बताता हूँ कि कहीं भी अगर कोई क्राइम होता है तो वो पुलिस की मिली भगत के साथ ही होता है। अगर पुलिस चाहे तो एक पाँव जो है वो जूती का वो भी चोरी नहीं हो सकता। ताहाल जो है वो मंशियात फरोशों के इतने बड़े दिल कैसे हो गए, किन्होंने इनको जो है वो शह दी, कौन सी ऐसी ताकतें इनके पीछे थी जो कि यहाँ तक के डॉल्फिन एहलकार के सीने पर 9 गोलियाँ जो है वो दागी गई और उसको जो है वो शहीद कर दिया। उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, बच्चे जो है वो बिल बिलाते रहे। कानून ने अपना काम तो किया, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, अब देखना है इनको सज़ा कितनी दिलवाते हैं। ताहाल मुल्ज़मान की जानिब भी चलेंगे और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे कि मुल्ज़मान ने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉल्फिन एहलकार को 9 गोलियां मारकर शहीद किया गया, 4 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और एक मुल्ज़िम जो है वो अबूरी ज़मानत पर है। जिस अफसर ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया मोहम्मद रियाज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बाटापुर हैं, जिनको डीआईजी और एसएसपी की जानिब से तफ्तीश दी गई थी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जो है वो 4 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। कत्ल की वजूहात क्या थी, तमाम मामला क्या था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जानते हैं। सर, एक वकूआ होता है, डॉल्फिन एहलकार को 9 गोलियाँ मारी जाती हैं, उस हवाले से टोटल ज़रा तफसील बताएँ कि तमाम मामला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मेरे पीएस में। तो कत्ल का मामला कुछ यूँ है कि मुल्ज़म पार्टी और मकतूल पार्टी ये दोनों इलाका थाना डिफेंसी डेरे चाहल के रहायशी हैं। जो मकतूल है हमारा डॉल्फिन का कांस्टेबल है, जो मुल्ज़म है इनकी आपस में रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी है। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ ये है कि 2014 में इनकी भतीजी की शादी हुई थी। शादी के कुछ अर्सा बाद मकतूल कासम और जो उसकी भतीजी थी अनम, उसको ये भगा के ले गया। फिर कुछ दिनों बाद वो लड़की वापस आ गई। उसने 164 का बयान दिया कि मुझे किसी ने कोई भगा के लेके नहीं गया था, मेरा खामद मुझ पर तशद्दुद करता था, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने रिश्तेदारों के घर गई थी, मैं वापस आ गई हूँ। मुल्ज़म कह रहे कि हमारा पुरानी रंजिश थी 2014 की। अगर इनकी पुरानी रंजिश थी 2014 की तो फिर 8 साल इन लोगों ने क्यों वेट किया। मैंने इनके गांव में जाके भी तस्दीक की, मुख्तलिफ लोगों से भी इस बात की तस्दीक की कि वाकई ही इनकी ये रंजिश ये थी या कोई और थी। मुझे मज़दूर लोगों ने, जो एजेड लोग थे, बूढ़े बाबे तकरीबन 80-90 साल के इलाका मुअज़्ज़िन ने बताया कि ये जो मुल्ज़म पार्टी है ये सारी मंशियात फरोश है।
इकराम उर्फ गोगा, उसके 10-12 उसके ख़िलाफ़ पर्चे हैं 9B 9C के, और भी चोरी के भी उसके पर्चे हैं। वो रिकॉर्ड याफ्ता है, वो अभी भी मंशात सेल करता है। इनमें तनाज़ा ये था, कासम इन लोगों को कहता था कि आप हमारे महल्ले में मंशात बेचते हो, अब ये लोग छोड़ दो, ये मंशात का असर हमारी आगे बच्चों पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब आप लोग कर रहे हैं, हमारे इलाके का, हमारे गांव का मुस्तक़बिल आप ख़राब कर रहे हैं। रियाज साहब ये बताएं कि मेरे नाजरीन को, ये मकतूल और कातिल जो है वो रिश्तेदार तो थे, लेकिन इनके घर भी करीब करीब थे। जी बिल्कुल, एक ही गली के रशी हैं, एक ही बाज़ार के रशी हैं, छोटा सा गाँव है, एक ही बाज़ार के रशी हैं। एक बाज़ार में मकतूल है और साथ वाली गली में आपस में लिंक करती है, उस गली में ये मुलज़म पार्टी है। तो इसकी आपस में रंजिश यही थी। जो हमारा मुलज़म अभी तक नहीं पकड़ा गया, इकराम उर्फ गोगा, उस पर 9-10 पर्चे हैं 9B 9C के, और भी उस पर पर्चे हैं। वो मंशात फ़रोख्त था। अभी जो मुलज़म हमारे इरफान है, ये भी नशीर है बहुत ज़्यादा। इसका एक छोटा भाई है अमरान, वो अभी भी मंशात बेचता है और ख़ुद भी पीता है, इंजेक्शन लगा रहा है। ये सारा ख़ानदान ही इससे नशे में धोता है। इनको शुबा ये था कि जब भी कोई पुलिस पार्टी रेड करती है, इन पे कासम मुखबरी करता है, फिर हमारे पे रेड होता है। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये लोग मंशियात फ़रोख्त करते थे तो पुलिस का काम है रेड करना, पुलिस तो रेड करेगी। इनको सिर्फ ये शुबात था कि पुलिस हमारे पे अगर रेड करती है तो ये कासम की वजह से करती है, जिसकी वजह से ये तमाम मामला शुरू हुआ। क्या समझते हैं कि बतौर पुलिस ऑफिसर आपकी इंटेरोगेशन क्या कहती है, ये कत्ल जो है वो लड़की की वजूहत से हुआ है या मंशियात फ़रोशी की वजह से हुआ? जी मैं नहीं समझा ये लड़की की वजह से हुआ हो, क्योंकि लड़की का जो मामला था वो तो 8 साल पुराना था, 2014 का वाक़या था। उसके बाद इनके आपस में सुलह भी हो गई है, एक दूसरे के घर आना जाना भी था, एक ही गली में रहते थे। ये मैंने उधर एक बंदे से पूछा था कि रात को ये बिलियर्ड भी इकट्ठे खेलते थे जब इनको कोई टाइम मिलता था। अगर इनका पुरानी रंजिश थी तो फिर आपस में इनकी क्लोज़ तल्लुक़ तो नहीं होना चाहिए था। तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो मैंने उधर सोर्सेस इकट्ठे किए हैं, उसमें यही मालूम हुआ है कि इनका जो मंशात का है, उसी वजह से इन लोगों ने रंजिश रखी थी कि जब भी कोई रेड होता था या ये कासम उनको मना करता था कि आप हमारे महल्ले में सुबह सुबह उठते हैं तो लोग आपके कतारें लगी होती हैं इनके घर के सामने, इस चीज़ को आप ख़त्म करें, हमारे महल्ले का, हमारे इलाके का आप सुकून बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मंशात के आदी हो चुके हैं, और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो उस महल्ले के इलाके में रहती हैं, वो मंशात के आदी हो चुकी हैं, आप इसको ख़त्म करें। ये इनको चीज़ नागवार गुजरती थी कि हमें ये क्यों रोकता है, हमारा रिश्तेदार भी है, हमारा अजीज़ भी है, फिर भी हमें रोकता है। ये पुलिस का सहारा लेकर हमें ये कारोबार में हमारे रुकावट बन रहा है। इसकी इनको रंजिश थी, उसी रंजिश की वजह से इन लोगों ने ये कत्ल किया। मैं चाहता हूं कि तारीख़ वकूआ भी बताया जाए और इसके अलावा तमाम तफसील भी बताई जाए कि जब ये वकूआ हुआ कितने लोग थे और किस गाड़ी, किस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया, और अभी कितने मुलज़म और उनके नाम क्या हैं, जो गिरफ़्तार हैं, जो फ़रार है, जो अबूरी ज़मानत पे है, उसका नाम क्या है और आइंदा उसकी डेट क्या है? जी इसमें टोटल 4 लोग थे। इन लोगों ने पहले प्लान किया है, पहले हमारे बाटापुर के इलाके में एक गाड़ी रेंट पे लिया है, वैगनर गाड़ी। वो 15 तारीख को गाड़ी ली है। 2 दिन उस गाड़ी पे बेदियाँ रोड पे ये रैकी करते रहे हैं कि कासम किस टाइम छुट्टी करता है, किस टाइम घर आता है, किस टाइम उसके साथ एक साथी होता है उसका, उसको ड्रॉप करके वापस कितने बजे घर आता है। ये सारी रैकी 2 दिन उस गाड़ी पे की है। वो गाड़ी भी मैंने रिकवर कर ली है, उसकी हमने ट्रैकिंग रिपोर्ट भी हासिल कर ली है। इन लोगों ने एक फ़हद है मुलज़म, हमारा मेन जो मरकज़ी मुलज़म है, उसके साथ इरफान उर्फ बोदी है, वो हमारा मरकज़ी मुलज़म है। उसका भाई है इकराम उर्फ गोगा, वो यकम तक उसकी अबूरी बेल है। और चौथा मुलज़म हमारा है गुलाम दस्तगीर। इसके चारों मुलज़मों के आपस में रिश्ता ये है कि इकराम उर्फ गोगा और इरफान उर्फ बोदी, ये दोनों हकीकी भाई हैं। गुलाम दस्तगीर इकराम का बेटा है, और फ़हद जो मेन मुलज़म है उसके साथी है इरफान बोदी का, वो उनका सक्का भांजा है। इनके चारों मुलज़म आपस में भाई भी हैं और एक भांजा है। और जो 5वां मुलज़म है रिजवान, उसकी भी तफ्तीश जारी है। वो ना मौके पे मौजूद पाया गया है और ना ही इनके सलाह मशवरे में वो मौजूद पाया गया। इन लोगों ने गाड़ी लेकर रैकी की है। फिर इकराम उर्फ गोगा ने बेदिया रोड पे एक होटल बनाया हुआ था। उस होटल पे वकूए वाले दिन रात 12:30 बजे इन लोगों ने उधर बैठ के खाना खाया है, फ़िश बनाई है, बारबेक्यू तैयार करवाया है। उधर खाना इकट्ठा खा के उधर से मशवरा होकर उधर मोटरसाइकिल पे वो निकलते हैं। जब
इसके आने का टाइम होता है, हमारे मकतूल हमारे जो पुलिस का जवान पुलिस का हमारा जो जवान है उससे आने का टाइम होता है, उससे आधा घंटा पहले वो गांव जाते हैं। उसकी गली के जिस गली में उसका घर है उसके चौक में बिल्कुल एक ज़ेर तमीर दुकान थी, उसमें जाके ये घात लगा के दोनों बैठ जाते हैं। अरफान और फहद दोनों बैठ जाते हैं। जो ही वो कांस्टेबल अपने गांव में दाखिल होता है, गली में दाखिल होता है, तो उसके साथ उसका एक छोटा भाई कैसर और एक नवीद उसका दोस्त, ये भी डॉल्फिन पुलिस में है। उसने पहले अपने भाई को ड्रॉप किया अपने घर में, फिर जो जहाँ जाए वकुआ है वो वकुआ क्रॉस करके आगे नवीद को जाके ड्रॉप करता है। जब वापस आता है तो फिर आगे वो घात लगा के बैठा हुआ था, उसने इरफान ने अचानक उस दुकान से बाहर आके सामने आके उस पर 6 फायर किए हैं अपने दस्ती पिस्टल से। जब वो गिरता है लड़खड़ा के एक दीवार के साथ लग जाता है, तो फिर करीब जाके इसने मज़ीद 3 फायर और किए हैं। वो उसने गर्दन पे और इस पर थोड़ी पे 3 फायर किए हैं, जिससे वो मौके पे शहीद हो जाता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जो मुलज़िम फायरिंग करने वाला था वो इरफान नाम का मुलज़िम था और इन्होंने प्लान बना रखा था, और ये डकैती का जो ड्रामा बनाया गया था, जिस तरह से आला अफसरान ने भी बताया कि डकैती का ड्रामा जिस तरह से नाज़रीन अमूमन लोग इसी तरह से करते हैं कि अपनी जो है वो दुश्मनी ख़त्म करने के लिए जब फायरिंग करते हैं तो कुछ लोग इस तरह का ड्रामा भी बनाते हैं कि शायद डकैती होगी। जिस तरह से घरों में कोई ऐसी वारदात हो जाए तो उसमें कपड़े बखेर दिए जाते हैं ताकि डकैती का ड्रामा रचाया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बहू बेटियां और अपनी बेगमात को भी जो है वो कत्ल किया, लेकिन पुलिस ने जो है वो उसकी जब इंटेरोगेशन की तो असल वजूहत सामने आ गई। रियाज साहब, ये डकैती का ड्रामा रचाने का इनका मकसद क्या था? मुलजमान ने इंकशाफ क्या किया है? मुलजमान ने सरदस्त डकैती का जो इंकशाफ किया था वो तो बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। ऐसा नामो निशान भी नहीं था कि गली में डकैती कैसे हो सकती है। ना वो किसी घर में दाखिल हुआ है, ना किसी शॉप में दाखिल हुआ है, और ना ही इनके पास कोई ऐसी चीज़ थी कोई जैसे वो डकैती कर सके। वो यूनिफॉर्म में था, इसका जो भाई वो भी यूनिफॉर्म में था, जो जिस कांस्टेबल को नवीद कांस्टेबल को उसने घर ड्रॉप किया है वो भी यूनिफॉर्म में था। यूनिफॉर्म में बंदा अपने घर के सामने तो डकैती नहीं कर सकता है गली में, तो ये तो महज इनका एक बहाना है। असल जो वजह है वो वही है कि वो मंशियात फरोश है सारे। इनको बड़ी तकलीफ़ थी कि हमें मंशियात से क्यों रोकता है, हम पे रेड क्यों करवाता है। बाकी जो हमारी इंटरोगेशन है उसमें ये वाकई ये मंशियात फरोश साबित हुए हैं। उनका रिकॉर्ड ये कह रहा है, उन पर मंशियात के डिफेंसी में थाने हेर में उसके बाकायदा उसके ख़िलाफ़ पर्चे हैं। 2014 से लेकर 2019-20 तक उसके ख़िलाफ़ मुकदमात होते रहे हैं, और ये फिर गांव से भागे भी रहे हैं, बाहर जाके सेल करते रहे हैं। तो डकैती का तो कोई इशू नहीं है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक अगर बात की जाए तो वो FIR जो 302 लगी, उसके बाद 780 लगी, उसके अंदर मुद्दई मुकदमा ने कितने मुलजमान को नामजद किया था और कितने लोगों को इन्होंने नामालूम रखा, और अभी मुकदमे के मुताबिक जो नामजद मुलजिम थे वो अब तक कितने गिरफ्तार हैं? ये FIR में जो नामजद मुलजम थे वो 3 थे। उसमें अरफान और बोदी, रिजवान और गुलाम दस्तगीर, वो तीनों हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं। और ततीम बयान में 2 नामालूम मुलजम रखे थे, वो ततीम बयान में नामजद हुए हैं। उसमें इकराम उर्फ गोगा और 5वां है फहद। तो फहद भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। इकराम सिर्फ एक मुलजम रह गया है, वो ATC कोर्ट से वो 1 तारीख तक बेल पे है, वो भी इंशाल्लाह उसकी बेल खारिज हो गई, उसको भी अब पकड़ेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि जहाँ से गाड़ी हासिल की गई रेंट पे, आया कि आपकी इंटेरोगेशन में वो रेंट वाला भी समझते हैं कि मुलजिम इसमें होगा, क्योंकि उसने जो है वो इनको गाड़ी दी और इसकी गाड़ी का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया, और गाड़ी कहाँ से आपको बरामद हुई? जी, गाड़ी का जो मालिक है रेंट कार वाला, वो तो इसमें शामिल नहीं है। उस पर तो गाड़ी इसने एक इधर हमारा कत्तो के अवान का एक आदमी है, उसके रेफरेंस से इसने गाड़ी वसूल की है। आया कि पहले भी लेते थे? जी, पहले भी इससे गाड़ी लेते रहे हैं, वो भी हमने इससे सारी रसीदें निकाली हुई हैं, हमारी मिसल के साथ लाप हैं। तो फहद ने गाड़ी रिसीव की है, और जो मुलज़म है गुलाम दस्तगीर, उसके नाम पे जिनके दोनों इकट्ठी गाड़ी ले गए हैं, दोनों की पिक्चर्स हैं। जब गाड़ी रिसीव करते हैं तो पिक्चर भी इनके साथ हैं। तो जब गाड़ी लेके गए हैं तो 15 तारीख को ये लेके गए हैं, 17 तारीख का वक़ुआ है, और 19 तारीख को हमने गुजरांवाला से जाके ये गाड़ी बरामद की है उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट से। आपने मेरे ज़राए ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए बड़े पापड़ बेले, यहाँ तक कि बड़ा ड्रामाई अंदाज में जो है वो उनके गांव में भी बैठे रहे, इनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी लेते रहे, बाकायदा तौर पर जो है वो जियो फेंसिंग कराई गई, और तमाम चीज़ें जो सामने लाई गई थी
उनके मुताबिक जो है वो नाजरीन जिस तरह से तमाम चीज़ों पे काम किया गया और यहाँ पर जो है वो मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल किया, डाटा हासिल करने के बाद जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ताहाल मज़ीद भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात करेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं फिर एक बार मौजूद हूँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर मोहम्मद रियाज के साथ, जो कि यहाँ पर इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी की वजह से जो है वो ना सिर्फ जो है वो आला अफसरान ने इनको तफ्तीश दी, क्योंकि मुकदमे के अंदर 780 का जुर्म भी लगा हुआ था। सर, इनकी गिरफ्तारी के हवाले से थोड़ा सा बताएँ कि किस तरह से ड्रामाई अंदाज किए गए, कौन सी टीम आपकी थी जिन्होंने दिन रात मेहनत की? इसमें मैं ख़ुद शामिल था, मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर खालिद जमील, एएसआई जावेद इकबाल और एएसआई नासर था मेरे साथ हमारे 4-5 कांस्टेबल थे। टीम हमने बनाई थी, हमारी सरकारी गाड़ी भी हम यूज़ करते रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी भी हम यूज़ करते रहे हैं। जहाँ जहाँ इनके रिश्तेदार थे हमने मुकम्मल इनकी एक लिस्ट बनाई कि इनके रिश्तेदार, इनके अजीज़ोकार किधर किधर रहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी थे मैंने हर जगह पे इनको रेड किया है, रात 2 बजे तक, 3 बजे तक, सुबह सैरी टाइम पे भी। तो जहाँ जहाँ इनका जो ब्लड रिलेशन था मैं उनको उठा के लाता रहा हूँ, इनको हल्का इनका जो मैं क्लोज़ करता रहा हूँ। फिर आखिर हमें एक मुखबर ने बताया कि ये बरकत मार्केट में एक होटल है, उधर बैक साइड पे ये बैठ के कोई प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप रेड कर सकते हैं तो उधर से पकड़े जा सकते हैं। मैंने पूरी अपनी टीम तैयार की और बरकत मार्केट में मैंने रेड किया। उधर से इनका वालिद मैंने गिरफ़्तार किया। वालिद को जब मैंने इंटरोगेशन किया तो उसने कहा मेरा बेटा डियाल गांव के पास एक डेरा है, उधर बैठा हुआ है। मैंने फिर उधर जाके इसको रेड किया, उधर से जाके रिजवान और बोदी को गिरफ़्तार किया। फिर जो फ़हद है उसको फसीन गांव है, उधर के डेरा था, उधर जाके इसको मैंने गिरफ़्तार किया। और अरफान उर्फ बोदी और ग़ुलाम दस्तगीर वो भी इधर ढाई वाला वान के पास एक छोटा सा गाँव था, डेरा था, उधर से जाके मैं इनको गिरफ़्तार किया। इस तरह 2-3 दिन के वक्फे के साथ मैंने रात दिन मेहनत करके अफसरान के हुक्म के साथ मैंने इनको गिरफ़्तार किया है। अफसरान के हुक्म का यही था कि हमारा एक डॉल्फिन का कांस्टेबल है, हमारा भाई है, तो इनके जो मुलजमान हैं इनको हर सूरत आपने गिरफ़्तार करना है। तो मैंने दिन रात मेहनत करके अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इनको गिरफ़्तार किया। जो मुलज़म बाकी है वो भी इंशाल्लाह उसकी कल तक बेल है, 1 तारीख तक, वो भी इंशाल्लाह कल बेल कैंसिल कराएंगे, उसको भी गिरफ़्तार करेंगे, उसको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे। रियाज साहब, इनकी गिरफ़्तारी के लिए कौन कौन से अज़ला में रेड की गई? जैसा कि आपने बताया कि दिन रात मेहनत की गई, क्योंकि मुलजमान कत्ल की वारदात करने के बाद अमूमन देखने में आता है कि मुद्दई मुकदमा को भी टारगेट करते हैं। मुद्दई मुकदमा जो था उसके हवाले से भी बताएं कि डॉल्फिन का क्या लगता था और कौन कौन से अज़ला में रेड किए गए? ये हमने गुजरावाला रेड किया है, इशारा विरका में, उसके बाद हाफिज़ाबाद रेड किया है, पत्तों की हमने रेड किए हैं, और इसके अलावा वो काड़ा में एक इनका अजीज़ था, उधर हमने रेड किया है। तो लाहौर में तो मोस्टली हम डेली रेड करते थे, दिन को भी करते थे, रात को भी करते थे। तो जो मुलज़म और मुद्दई के जो आपस में रिश्तेदारी है वो ऐसे है कि जो मकतूल है वो मुलज़म के मामू का बेटा है, इनकी करीबी रिश्तेदारी है। इसके बच्चे और बीवी भी मौजूद है, गैर शादीशुदा या शादीशुदा है? जी, मकतूल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। जो बेटी है वो 6-7 माह की है, बेटा तकरीबन 2 साल का है। बेगम उसकी मौजूद है, वो अपने ससुराल में ही मुकीम है इस वक्त। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए दिन रात मेहनत की गई। ख़ास कर देखा जाए तो जो है वो CRO भी इनका लिया गया, जो कि रिकॉर्ड याफ्ता निकले। और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर मुझे आखिर में एक चीज़ बताएं कि आया कि सेफ सिटी के कैमरों ने या CCTV के कैमरों में भी आपकी कोई मदद की है? जी, उधर कैमरे में मदद नहीं की। इन लोगों ने, ये प्रोफेशनल मुलज़म थे, जो ही ये अपने गांव से निकले हैं तो इन लोगों ने अपने मोबाइल ऑफ कर दिए, सिमें इसने निकाल दी।
इनकी लोकेशन हमें नहीं मिली। उसके बाद सिर्फ 17 तारीख के 3-3:30 बजे तक इनकी लोकेशन आई है, उसके बाद इनकी लोकेशन ऑफ हो जाती है। तो हमने जो गाड़ी इन लोगों ने ली थी, उस गाड़ी को हमने उसकी लोकेटर से उसकी लोकेशन हमने ली। वो गाड़ी हमने जब बरामद की है नौशहरा विरका से जाके, तो उधर हमें मालूम हुआ कि ये मुलज़म हमारे पास इधर रहे हैं, लेकिन कल से ये इधर से निकल गए हैं। फिर उनके हम रिश्तेदार को पकड़ा, उधर से लेके फिर आगे जहाँ जहाँ वो जाते रहें, जिन रिश्तेदारों के पास जाते रहें, उधर हम रेड करते गए हैं, हमारे से कड़ी मिलती गई है। तो इस तरह हमने मुलज़मों को ट्रेस किया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत इनकी टीम ने बड़ी मेहनत की, खासकर दूसरे ज़िला में रेड किया गया। अमूमन अगर देखा जाए तो जब कोई भी क्रिमिनल्स वारदात करता है, कत्ल की या दीगर कोई वारदात करता है, तो फौरी तौर पर मौका से फ़रार होकर जो है वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार के साथ रब्ता करता है और वहाँ पे जाके पनाह ले लेता है, ताकि मैं आइंदा जो है वो अबूरी ज़मानत करा सकूँ और पुलिस की नज़रों से ओझल हो सकूँ। इसलिए जो है वो इनके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारान थे जिनके घरों पर रेड किया गया, और रेड का जो है वो इनको फ़ायदा ये हुआ कि कड़ी के साथ कड़ी जो थी वो जुड़ती गई। आखिरकार चारों मुलजमान जो है वो इस वक्त बाटापुर की हवालात में मौजूद हैं। DAG इन्वेस्टिगेशन और SSP की जानिब से भी जो है वो रियाज को हदायत की गई थी कि डॉल्फिन के जवान को जिन्होंने गोलियां मारकर शहीद किया है, 9 गोलियां जिस तरह से पहले जो है वो गोलियां सीने पर चलाई गई, फिर उसके बाद गर्दन के करीब 3 फायर किए गए और पूरी तसल्ली के साथ जो है वो इसको कत्ल किया गया, इसको शहीद किया गया। तहाल इसकी इस मेन जो वजह थी वो यही थी कि ये लोग मंशियात फ़रोश थे और गांव में ये मंशियात फ़रोशी जो है वो काफ़ी देर से कर रहे थे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ शक व शुबात पैदा इनके अंदर ये हुए कि शायद डॉल्फिन का जवान ही हमारे मुतल्लिक कोई मुतलका पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि पुलिस हमारे ऊपर जो है वो इतनी हैवी हो गई है और बार बार रेड किए जा रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो डॉल्फिन पुलिस एहलकार को रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया और एक प्लान तैयार किया, जो कि गाड़ी इस्तेमाल हुई, मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई, जिसको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो बरामद कर लिया है। तहाल मुलजमान की जानिब चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि कत्ल जो किया था, नाहक कत्ल जो किया था, वो किस लिए किया था, इसकी बड़ी वजूहात क्या थी। चलते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से हटके जो है वो मुलजमान की जानिब और मुलजमान से बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ 1 2 3 4 मुलजमान हैं जो कि डॉल्फिन पुलिस का जो जवान था कासम, उसके कत्ल में ये लोग मुलव्वस थे। चारों मुलजमान को जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। सबसे पहले मरकज़ी मुलजिम की जानिब चलते हैं और जानते हैं क्या वजूहात थी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, कहाँ के रिहायशी हो? डेरा चाल बेदिया रोड का। बेदियाँ रोड के आप रिहायशी हो जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कासम के साथ आपकी क्या दुश्मनी थी? गैरत की दुश्मनी थी जनाब। नहीं, आप तो मंशियात भी बेचती हो, वहाँ पे गैरत की दुश्मनी अगर होती तो फिर आपकी पहले सुलह ना होती? जनाब हमने होटल बनाया हुआ है, पहले भाई मंशाया करता था, अब नहीं करता। उसके ऊपर तो पर्चे हैं, वो तो आज भी मंशियात बेच रहे हैं। नहीं जनाब। इकराम की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो अब जाके पूछ रहे, इधर बंदे भी आएंगे, बताएंगे। अब नहीं करता, पहले कर। पहले कितने पर्चे हैं उसके ऊपर? पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। आपका भाई नहीं है? भाई है जनाब। तो फिर भाई को तो भाई का नाज़रीन पता होता है। जब ये पुलिस रेड करती है, पर्चे होते हैं, जेल जाते हैं, ज़मानतें कराने वाले कोई सड़क पे जाने वाले नहीं होते, बल्कि बहन भाई होते हैं जो ज़मानतें करवाते हैं। ये मुलज़म जो है वो बड़ा शातिर है और कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या वजूहात है। लेकिन इनकी जो जिस तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि इससे पहले जो लड़की का मामला था वो तो ख़त्म हो गया था। लड़की ने बाकायदा तौर पर आकर जो है वो 164 का बयान भी दे दिया था, 161 का बयान भी दे दिया था। अगर गैरत की लड़ाई थी या दुश्मनी थी तो उनके बड़ों में, उनके वडेरों में बैठकर जिस तरह से आप गांव के रहायशी हैं, तमाम मामला सॉल्व हो सकता था। उसके बाद भी आपकी जो है वो तल्लकदारी रही, आपका रिश्तेदार था, इकट्ठे बिलियर्ड खेलते थे, इकट्ठे मोहल्ले में फिरते थे, हर चीज़ जो है वो होती थी। फिर उसके बाद असल वजूहात क्या है वो बताएं जनाब। गैरत की असल वजूहात है। क्या वजह थी, कौन थी वो लड़की? गन पॉइंट में जनाब मेरी भतीजी है, वो गन पॉइंट से लेके चला गया सी जनाब। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब हमें वापस ही नहीं देता था, हम साढ़े वड्डे उन्होंने घर जाते रहे जनाब। इरफान, मुझे एक बात बताओ, अगर वो गन पॉइंट पर लड़की को साथ ले गया था, इसके अंदर कोई लड़की की मर्जी शामिल थी कि नहीं? ये होगी, ये नहीं पता। नहीं, ये तुम्हें पता है। पूजा बाबा हमें वापस दिए ना, सानू ना देते भी नहीं जनाब, दारू में ज़बरदस्ती बयान करके ना देते। देखो मेरी बात सुनो, जब लड़की जो चली गई उसके बाद वापस आ गई, दारुल मान चली गई, फिर इसकी लड़की की मर्ज़ी तो इसके अंदर शामिल होगी ना। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको चाहिए था कि जो लड़की थी उसको जो है वो वैसे ही फारिग कर देते अपनी बरादरी से, अपने घर से, अपने ख़ानदान से, क्योंकि उसने मुंह काला किया था किसी के साथ, वो चली गई थी। तो फिर आप लोगों की गैरत क्या गवारा करती थी? उसको छोड़ देते, उसे नाता ख़त्म कर देते। फिर आपने क्या किया? जब उनके घर गए हैं, उनको हम कहते रहे कि आप अगर ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਪਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? इरफान, ये भी बात सामने आई है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से
कि लड़की तो खुद अपनी मर्जी से वो बयान दे के आई थी कि मैं अपने खावन के साथ खुश नहीं हूँ। बयान होए सी जनाब, किसने करवाया ज़बरदस्ती? अब्बास तफ्तीशी सी जनाब उदों। उसको क्या फ़ायदा अब्बास को? ਉਹ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਾਸਮ ਭਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ मजदूरी करने वाले वो बेचारा डॉल्फिन का जवान था, लाहौर की सड़कों पे गश्त करता था, बाद में चलो लगा, उसके बाद कत्ल तो अब हुआ ना। तो तीसरी दो पहले उसके बाद भी शादी की, ये ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। कत्ल की पुलिस के नाल कोई मेरी दावत नहीं है। कत्ल की वजूहात इरफान ये मुझे बताओ कि ये मंशियात फरोशी थी या गैरत? गैरत थी जनाब, कोई मनशियात फरोशी नहीं। कब कैसे प्रोग्राम बना? मेरा बायोडाटा चेक कर लें। अगर मैं क्रिकेटर बंदा, मैं 7 साल क्लब की क्रिकेट खेली मैंने, ठीक है। तो मेरे बड़े जो वो मेरा मजदूरी करते, वो सियासत बेस पे पर्चे हुए थे भाई के, 302 का जनाब वो शहादती था, ठीक है। इस वजह से। और ये हमारी बच्ची को उठा के ले गया गन पॉइंट पे। और दूसरी शादी भी की, और अपनी भतीजी को फायर भी, मेरे ये पहले रिजवान के साथ शादी, उसको फायर भी लगे हैं। इसका मुकदमा दो साल में बेड रेस्ट की थी, डॉक्टर हॉस्पिटल एडमिट रही, ठीक है। तो जनाब फिर दूसरी जगह शादी की थी, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ 56 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। अच्छा, मुझे ये कत्ल की वारदात जो हुई थी उसके हवाले से थोड़ा सा बताओ मेरे नाजरीन को भी, कि जब कासम को कत्ल करना था, जब गोलियां मारना थी, कौन कौन लोग आप थे और कैसे प्लान तैयार हुआ? कोई भी नहीं था मेरे साथ, मैं अकेला था जनाब। ना फाहद था, ना गुलाम दस्तगीर, ना रिजवान, कोई भी नहीं था। ना मैंने अपने भाई से कोई मशवरा किया, किसी से कोई मशवरा नहीं किया। जब तीसरी जगह पे शादी की है ना अनम की, उससे पहले अनम ने मुझे और मेरी भाभी ने आके बताया, मुझे भी जवान मेरे भाई ने किया, मेरा वाला साहब तो फौत हो गया, ठीक है। उसी भाई ने सारी बहनों की शादी की, सही बात है। तीनों भाइयों की भी शादी। बाप का किरदार अदा किया। मेरा, हाँ जी बिल्कुल, बाप का किरदार था। बाप था, बड़ा भाई बाप ही होता है। सही बात है। तो हम अवान पर आज तल्लुक रखते हैं, तो हम इज्जतदार लोग हैं। फिर क्या हुआ जब डॉल्फिन का जवान मोटरसाइकिल पे घर की जानिब आ रहा था, तो आप कहाँ थे, क्या सारा वाक़या? जनाब मैं जो वापस आया ना, मैं उधर 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫਾਹਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੱਛੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 1:05 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਾਹਦ ਆ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਫਾਹਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ठीक है। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਂਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਹਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ। ठीक है। ਫਾਹਦ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ, मैं काम पुत्र में करके यानी कि इस वाक़े में आप अकेले थे, बाकी किसी बंदे को आपके इस कार्रवाई के मुतालिक नहीं पता? नहीं जनाब, किसी को कोई पता। फिर क्या हुआ? उधर आके जनाब हिफाजत में खड़ा किया, फिर ये ड्यूटी से ऑफ करके 1:30 पे वापस आया घर। अपने घर से अपने भाई को उतारा, भाई को उतार के फिर अपने दोस्त को उतारने गया। दोस्त को उतार के जैसे ही वापस आया, मैंने उसके ऊपर फायर खोल दी। कितने फायर मारे? 9 फायर मारे जनाब। पहले 6 फायर जब छाती के ऊपर मारे, उस वक्त आपको तसल्ली नहीं हुई? फिर उसके बाद जब वो दीवार के साथ लग गया तो 3 फायर आपने उसकी गर्दन और ठोड़ी के ऊपर मारे, सिर्फ और सिर्फ इस चेक करने के लिए कि ये कहीं बच ना जाए? हाँ जी बिल्कुल, मैं 3 फायर उनके गर्दन ते मारे सी, बाद 6 पहले अपर दा बॉडी मारे सी, फिर 3 फायर में जनाब उनके। आपने असला कहाँ से लिया था? मेरा दोस्त था पेशावर का, जब 302 थी ना पहले, मेरा 302 का भाई शहादती था, इकराम उर्फ गोगा, वो सियासत बेस पे काम चलता है। अब आगे सुलह हुई है फी सबीलिल्लाह, तो हमने पहले नहीं करना था, अभी करना। मंशियात तो मेरा भाई पहले बेचता था, अब तो नहीं ना बेचता। नहीं, लेकिन ये भी बात सामने आई है नाजरीन, जिस तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जो इकराम था इलाका में मंशियात फ़रोख्त करता था और डॉल्फिन का जवान उसे मना करता था, गली मोहल्लों में बच्चों को मंशियात की लत लग रही है, लिहाजा यहाँ से मंशियात तर्क करके किसी और जगह चले जाओ। तो मुल्ज़मान पार्टी ने कहा कि मंशियात भी यहीं पर फ़रोख्त की जाएगी और तुम्हें कत्ल भी करेंगे। और आखिरकार इरफान ने अपने किसी दोस्त से पिस्टल मंगवाने के बाद उसको कत्ल किया। आया कि मंशियात फरोशी की ये बड़ी वजूहत नहीं जनाब, कोई मंशियात फरोशी की कोई वजह नहीं है। अगर वो मदई पार्टी है, उन्होंने अगर मनशियात का कोई सिलसिला होंदा, मेरे ते कोई पर्चा नहीं, मेरे भतीजे ते कोई पर्चा नहीं, रिजवान ते कोई पर्चा नहीं, भी स्टूडेंट मेरे भरा दे पहले ना नहीं सी उत्थे दर्ज करा सकते जनाब, कोई मनशियात की वजह। बाद में ततीमा बयान में दिया है? नहीं, तसीमा बयान में तो है ही नहीं। मेरा यही बयान है कि मेरा भाई कोई काम नहीं करता, पहले जब करता था, अब तो नहीं ना करता। अपना होटल भाई ने बना के दिया, किसी और ने नहीं जनाब बना के दिया।
तुम बड़ा शरीफ आदमी है, 2 साल नहीं किया, अब आगे करना था मंशियात, जब मंशियात होती थी, अब मंशियात रोला भी नहीं, तो अब आगे हमने करना था। आप 9 फायर मारने के बाद फिर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया, गाड़ी का इस्तेमाल किया, कहाँ गए? मेरा होंडा उधर ही जनाब गिर गया था 1 to 5, जब उसका भाई फायर कर रहा था, तो मैं वहाँ से मैं उसके भाई ने भी आप पे फायरिंग की? जी जनाब की है। अच्छा। उधर से मैं भाग गया हूँ, घर जाके मैं फिर अपनी भाभी को बताया कि मैंने कत्ल कर दिया। मेरा भतीजा और बड़ा भाई ये होटल पे थे, फिर उन्होंने भाभी ने पीछे से कॉल की होगी नहीं, फिर मैं एक मोटरसाइकिल 70 पे उधर से निकला हूँ, सीधा तलवाड़े अपने डेरे पे आ गए। जी जनाब, उधर से आगे जनाब मैंने रात इसका वाला साहब आया, इसको लेके चला गया, तो मैं उधर से वापस आया हूँ, इधर जल्ला मोड़ से मैं रिक्शे पे बैठ के आया हूँ, रिक्शे पे बैठ के जनाब इधर जल्ला मोड़ आया हूँ। मोटरसाइकिल वहीं फेंक दी, पिस्टल साथ ले गए? नहीं, मोटरसाइकिल इसका बाप ले आया ना, तो वो ये थाने में है, वो माल मुकदमा जमा करवा दिया जो भी था हक सच पे। अच्छा, मुझे नाज़रीन दूसरे मुलज़िम की जानिब चलते हैं, क्योंकि इसको भी जो है वो हथकड़ी लगी हुई है, और देख सकते हैं मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेन मरकज़ी मुलज़िम को भी हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन इसके साथ 4 लोग भी यहाँ पे गिरफ्तार हैं। दूसरे मुलज़िम की जानिब चलेंगे। आपका नाम क्या बेटा? फ़ाहद अली। फ़ाहद अली। फ़ाहद, आपका तमाम मामलात में क्या किरदार है? मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। कोई पिस्टल दिया है, कोई मशवरा दिया है, कोई मोटरसाइकिल दी है, कोई गाड़ी दी है, कहीं गारंटी दी है, आपको पुलिस ने फिर गिरफ्तार क्यों किया? मैं सिर्फ होटल पे था, उधर खाना खा रहे थे, ये घर से मुझे ले गया था, मामू था मेरा। अच्छा। तो उधर से हम गांव आ गए, तो मैं बाइक पे पास खड़ा था, उधर बैठा था। कत्ल की वारदात से पहले आप लोग इकट्ठे थे? हाँ जी। फिर आपको नहीं इसने बताया कि मैंने कत्ल करना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं इसने बताया, अगर मुझे बताता तो मैं इसके साथ ही ना जाता। इरफान, जो लड़की का पहला खावन था, उसका नाम क्या है? रिजवान। ये रिजवान है? जी सर। नाज़रीन, रिजवान की जानिब भी चलेंगे। मैं चाहूँगा कि रिजवान जो है ना वो इधर मेरे पास आए ताकि मैं इससे बात कर सकूँ। रिजवान, आपकी बेगम का नाम क्या था? अनम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अनम आपसे कितनी छोटी थी और कितनी देर पहले आपकी शादी हुई थी? सर 2014 ही मेरी शादी हुई। उसमें आपके बच्चे भी थे? नहीं सर, बच्चा कोई नहीं। अनम ने फिर पुलिस को क्यों बयान दिया था कि मैं जो है वो रिजवान के साथ ना खुश हूँ और मैं कासम के साथ खुश हूँ? कासम के मतलब उसने अदालत में भी बयान दे दिया, 164 का, थाने में भी 161 का बयान दिया। आया कि आपकी घर के अंदर कोई चपकलस रहती थी मियाँ बीवी? नहीं सर, मेरी कोई नहीं सी आया उन्हें ना आपकी चपल। बीवी आपसे खुश नहीं थी? नहीं सर, वो मेरे ना खुश ही, मेरे ना कोई उनकी लड़ाई नहीं सी अगर है। आपके साथ खुश थी तो फिर कासम कहाँ से कबाब में हड्डी आ गया? सर वो पहले रौला चलता पाया ही है ना। शादी से पहले? हाँ जी। अनम ने कभी आपको नहीं बताया कि मेरा मामला कहीं चल रहा है और मैंने शादी आपसे कर लिया, मेरी कोई मजबूरी है या मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी की है? आपके दरमियान कितनी देर शादी रही? सर 1 साल शादी रही, लेकिन वो मेरे ना खुश ही, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना की थी। राजी नाल ही शादी हुई, मेरी पुप्पो की बेटी। यार मेरी बात सुनो, फिर ये अनम ने क्यों बयान दिया था? अगर कासिम इसको तंग करता था तो फिर आपको भी बताती, अपने घर वालों को भी बताती, फिर उसके बाद कासिम के ख़िलाफ़ जो है वो ठोक के बयान भी देती कि ये मुझे तंग करता है और इसका मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, उसके हक़ में बयान आके दे के चली गई है। सर उस टाइम उन्होंने कोल सी, उन्होंने दारू रमान देती ही, उस टाइम उन्होंने कोल सी तो उन्होंने बयान करवाए ने। अब ये कत्ल की जो वारदात हुई है कासम वाले, इसके अंदर आपका किरदार क्या है? सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਆ ਚਬਾੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਸਮ ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਆਏ ਆ। कासम भी आपका करीबी रिश्तेदार था? ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਕੇ ਮਾਮੂ ਦਾ बेटा है। मोहल्लेदार भी था? हाँ जी सर, मल्लेदार। उठना बैठना गेमें खेलना सारा शाम को ड्यूटी के बाद वहाँ पे होता था। अगर ऐसा कोई अनम का वाक़या था तो पहले फिर सुलह क्यों की? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੇਮਾਂ ਗੂਮਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। ये था मेरे साथ दूसरा मुलजिम, और अब तीसरे मुलजिम की जानिब चलते हैं और बात करेंगे। भाई आप मुझे अपना नाम बताओ। गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर, तेरा की किरदार है? तेनों हथकड़ी क्यों लाई पुलिस ने? मेरा कोई किरदार नहीं दीजिएगा, नजायज पर्चा मेरा किया है, नजायज नाम देता है। वो कुएं के टाइम आप कहाँ पे थे? मैं होटल पे था सर जी। होटल पे बारबेक्यू बना रहे थे? हाँ जी, बारबेक्यू चमचे पे मैं खड़ा होता था उधर, खुद ही करता था चमचे का काम। दाल वगैरह, चना, मुर्गा, रात को बारबेक्यू होता था, बिरयानी होती थी। जब कत्ल की ये वारदात हुई उसके साथ पहले या बाद में आपके साथ कोई मशवरा किया गया? क्योंकि नाज़रीन इस तरह से होता है कि जब कोई कत्ल की वारदात करनी हो तो अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया जाता है। कोई मोटरसाइकिल का इंतज़ाम करता है, कोई गाड़ी का इंतज़ाम करता है और कुछ
लोग असले का इंतज़ाम करते हैं और दीगर चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है और तभी जाके जो है वो मदई मुकदमा उसमें नामजद करवाता है। आपको फिर नामजद क्यों करवाया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ भी ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰ जी। लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह से सरेआम दिन दिहाड़े एक डॉल्फिन एहलकार को गोलियां मारकर शहीद कर देना, फिर उसके बाद 6 गोलियां नाजरीन सीने पर लगी और 3 गोलियां जो है वो ठोड़ी पर लगी और उसको जो है वो जाम शहादत नोश करना पड़ा। और मुलजमान के हवाले से जिस तरह से बताया गया कि इनका 5वां जो मुलजम है वो अभी जो है वो अबूरी ज़मानत पर है। और होटल के हवाले से अगर बात की जाए तो ये तमाम लोग वकूआ करने से पहले होटल पे आए थे। ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ 12:30 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਚੂ ਮੇਰਾ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦਾ। ਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸਫਾਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਲੰਮੇ, ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਜੀ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। घरों को ताला लगा दिया? हाँ जी। मेरे साथ था ये मुलजम जो कि बता रहा था कि हमारा तो कसूर कोई नहीं है। जवेद साहब, इस केस के आप तफ्तीशी हैं, आपने इस हवाले से इसमें जो है वो जवेद की जानिब भी चलेंगे, ऐसे ही कि आप मेरे पास इधर आएँ। और जिस तरह से ये मुलजमान बता रहे हैं आपके सामने, एक मुलजम इतराफ़ जुर्म कर रहा है कि मैंने फायरिंग करके जो है वो डॉल्फिन एहलकार को शहीद किया है। बाकी तीसरे कहते हैं जी मैं उत्थे सुता सी तो मैं उस होटल ते सी तो मैं इत्थे सी तो मैं उत्थे सी। ये मामला सारा है क्या? क्योंकि जब ये तफ्तीश जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को दी गई थी उस वक्त फिर DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन के अलावा उनके समेत SP कैंट जो है इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भी आपको मुलजमान की गिरफ्तारी का टारगेट दिया और आपने दिन रात नो डाउट मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हुलिये तब्दील किए, गाड़ियों का इस्तेमाल किया, लोकेटर लेकर जो है वो उन पर रेड करते रहे, CDR निकलवाई गई, CRO रिकॉर्ड निकलवाया गया, CCTV कैमरे देखे गए, सेफ सिटी के कैमरे चेक किए गए। मुलजमान एक के अलावा जो 3 बता रहे हैं, इनकी असल हकीकत क्या है? असल हकीकत इनकी यही है जी, ये मनशियात का इनका फड्डा चल रहा था पहले से। ठीक है। वो हमारा जवान पुलिस में होने के नाते जो है वो उसको मना करता था। इनकी मना करता था। क्योंकि कोई भी नाजरीन यूनिफॉर्म वाला अगर किसी भी जगह पे रहता हो तो मैं समझता हूँ कि शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए जो है वो यूनिफॉर्म पहनता है और कस्में खाता है। और जहाँ पे कोई जुर्म हो रहा होता है तो वहाँ पर बतौर पुलिस ऑफिसर वो जाके मोहल्लेदारों को बताता है कि ये यहाँ पर गलत काम हो रहा है तो इनको यहाँ से भगाना चाहिए, इनको यहाँ से घर छोड़ के भिजवाना चाहिए। उन्होंने भी इसी तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक और जवेद के मुताबिक ऐसा ही किया। बतौर पुलिस ऑफिसर होने के नाते उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे रिश्तेदार हैं, करीबी हैं या दूर के हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बच्चे मंशियात के आदी बनते जा रहे हैं, यहाँ से अपनी मंशियात का कारोबार को तर्क करके कहीं और चले जाओ। फिर इसकी बड़ी वजूहत क्या हुई? इसमें सर हमें तो कहीं भी तैनात हूँ हम, सही है। हमने कसम खाई होती है कि हम जराइम को रोकने की पूरी कोशिश करें। यहाँ तक कि अगर आप ड्यूटी से वापस घर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई वारदात हो रहे हैं तो आप उस पर भी रिस्पॉन्ड करेंगे और लोगों की जो है वो जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए जिस तरह से बता रहे हैं, वाकई जो है वो कांस्टेबल भी बहुत सारे ऐसे पुलिस लाइन के गुजर सिंह जो है वो यादगार शोहदा बनी हुई है। वहाँ पर 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार अफसरान जो है वो शहीदों की एक तख्ती लगी हुई है। वो ना सिर्फ मेरी खातिर, ना अपनी खातिर, ये शहरियों की खातिर जो कि बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, मर्द जो जा रहे होते हैं उनके साथ जो कि वारदात कर रहा होता है, उनकी वारदात को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए पुलिस एहलकार जो है वो समझता हूँ कि एक आग के दरिया में छलांग मार देता है। असली इसकी वजूहत क्या समझते हैं आप बतौर पुलिस ऑफिसर? मंशियात मैं समझता हूँ कि ये मंशियात फरोशी से रोकते थे उनको। ये जो कासम था, इनको ये वारा नहीं खाई बात, इन्होंने उसका प्लान करके कत्ल कर दिया। कहाँ कहाँ रेड किए गए दिन रात? हमने इनके अजीज़ों की तरफ जिधर जिधर भी हमें थोड़ी सी भी सुराग मिला उधर ही भागे हैं। तकरीबन पूरे लाहौर में रेड किए हैं हमने।
ख़ास तौर पे इनके गाँव में कोई मतअद्दद बार रेड किए हैं। उसके अलावा दरिया के किनारे जिधर इनके डेरे डूरे वगैरह ज़मीनें थी, जब तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए चैन की नींद नहीं सो सके। जब मुलजमान हवालात बाटापुर की आ गए फिर उसके बाद दिल को तसल्ली हुई और आला अफसरान को बताया कि मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी इनका 5वां मुलजम इकराम है उसकी अबूरी ज़मानत है, आया कि हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने पूरा वर्क कर लिया उस पर भी और उसके ख़िलाफ़ भी जितनी शहादतें हम इकट्ठी कर सकते हैं कर ली हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी डेट पे उसकी बेल। आखिर में मुलजमान जो ये 3 थे, एक तो इतराफ़ जुर्म कर रहा है, 3 मुलजमान टाल मटोल से काम ले रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लोगों को वर्गलाने के लिए सिर्फ किस्सा तब्दील कर। उसका सारा साहब का शौहर है, एक उसका बाप है वो बच्ची का जिसका ये कह रहे हैं, और एक उसका भाई है, एक सगा चाचा है। ये अगर गैरत के नाम पे कह रहे हैं हमने कत्ल किया तो इन्होंने मशवरा तो लाजमी किया आपस में। ये सबको पता है सारी वारदात का। काफ़ी चीज़ें जो है हम ऑन कैमरा बता नहीं सकते, लेकिन आप समझते हैं कि मेन मुलजम जो है वो खुद इतराफ़ जुर्म कर रहा है, अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। जी ऐसे ही। मुलजमान के हवाले से अगर देखा जाए तो मुलजमान का कहना था कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक मरकज़ी मुलजम जो था वो इतराफ़ जुर्म कर रहा था कि मैंने ही कत्ल किया है। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज और जवेद ASI भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने टोटल तफ्तीश की और मुकदमे के हवाले से 4 लोगों को गिरफ़्तार किया। जवेद की एक बात बड़ी जो है वो अथेंटिक बात है कि अगर इन्होंने अपनी गैरत की खातिर कत्ल किया है तो घर में बैठ के कोई ना कोई इन्होंने मशवरा किया होगा आपस में कि जो है वो हमारी गैरत को जो लड़का लेके गया उसको कत्ल करना है। लेकिन मुलज़िम कहता है कि मैंने अकेले ने जो है वो कत्ल किया। इससे पहले भी हमने कई ऐसे सैकड़ों केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर चलाए हैं। कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर बहुत सारी दुनिया ने ऐसे मामला देखे। जो कातिल होता है उसकी कोशिश होती है कि मैंने जो कत्ल किया है वो तो मैंने किया है, अपने जो करीबी रिश्तेदार बहन भाई हैं उनको बचा लूँ ताकि ये लोग बाहर बैठकर मेरी ज़मानत करवाएं और मैं वापस घर आ सकूं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।